लास्ट लेक्चर में अपन ने इलास्टिसिटी स्टार्ट किया था, है ना। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी लास्ट टाइम। स्ट्रेस स्ट्रेन एंड थ्री टाइप्स के स्ट्रेस स्ट्रेन अपन ने देखे थे, लॉन्जिट्यूडनल, शियर और वॉल्यूम। और इन तीनों के करस्पॉन्डिंग अपन ने मॉड्यूलस डिफाइन किया था, यंग्स मॉड्यूलस, बल्स मॉड्यूलस। अच्छा देखो, इसमें कुछ नई चीजें जो अपनी रह गई थी वो मैं ऐड करना चाहता हूँ आज के लेक्चर में। ये तो अपन ने देख लिया था ना लास्ट टाइम। हाँ, ये वाला फॉर्मूला अपन ने देख लिया था, यंग्स मॉड्यूलस इज एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। और इसको रीअरेंज करने पर डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई के इक्वल आया था। इसको अगर मैं एक और तरीके से रीअरेंज करके देखूं तो अपन को देखो ये इक्वेशन मिलेगा, एफ इक्वल्स टू ए वाई अपॉन एल टाइम्स डेल्टा एल, राइट। और अपन ने ये भी सीखा था लास्ट टाइम कि अपन इलास्टिक रॉड्स को एक स्प्रिंग की तरह भी मान सकते हैं। उसके अंदर इंटरनल फोर्स तभी डेवलप होगा जब उसमें कुछ थोड़ा एक्सटेंशन होगा, राइट। और स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग फोर्स कितना होता था, के टाइम्स डेल्टा एक्स। ये तुम रिलेट कर पा रहे हो? स्प्रिंग के केस में ये स्प्रिंग फोर्स होता था। तो इसको जब तुम ये वाले फोर्स से कंपेयर करोगे तो तुम देख पा रहे हो इलास्टिसिटी के केस में स्प्रिंग कांस्टेंट का काम ये कर रहा है, ए वाई बाय एल। ये वाला जो टर्म है ये स्प्रिंग कांस्टेंट का काम कर रहा है, राइट। तो नेक्स्ट टाइम से जो भी इलास्टिक रॉड्स तुम्हें दिखाई देंगे उसको तुम एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट तुम ए वाई बाय एल मान सकते हो। समझ में आया ये? यस सर। इसको भी नोट डाउन कर लो। हो गया लिख के? इलास्टिक रॉड्स का स्प्रिंग कांस्टेंट ए वाई बाय एल। तो इस इक्वेशन से तुम देख सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन यंग्स मॉड्यूलस। ओके। फिर तुमने लॉज ऑफ मोशन में स्प्रिंग्स इन सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला तो देखा होगा ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/k इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2। तो सीरीज कनेक्शन में k इक्विवेलेंट ये हो जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। और दोनों स्प्रिंग्स के लिए जब तुम k वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसको अलग से रटने की जरूरत नहीं है, राइट। ये तुम खुद से डिराइव कर सकते हो। और उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं अपन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो स्प्रिंग्स कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज k1 प्लस k2। तो वैसे ही अगर दो इलास्टिक रॉड्स है तो k1 प्लस k2 मतलब a1 y1 बाय l1 प्लस a2 y2 बाय l2। इसके लिए एक पेज या फिर 1.5 पेज छोड़ दो, इसको तुम बाद में लिख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके। अच्छा, अगर मान लो कॉम्पोजिट बार्स है। कॉम्पोजिट बार्स मतलब दो मटेरियल से बना हुआ एक रॉड, जैसे ये डायग्राम में तुम्हें दिखाई दे रहा है। सिलेंड्रिकल शेप का है, एक इनर सिलेंडर है और एक आउटर सिलेंडर है। इनर सिलेंडर का जो एरिया है वो A1 दिया हुआ है, उसके मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस Y1 और आउटर वाले का A2 और Y2। ये वाला जो पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दिस इज इनर सिलेंडर और उसके बाहर ये आउटर सिलेंडर। ओके। तो यहाँ पे इन दोनों का तुम कैसा कनेक्शन मान सकते हो, सीरीज या पैरेलल, क्या लगता है? सर सीरीज। अगर मान लो मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूँ, डेल्टा एल से एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो दोनों में एक्सटेंशन सेम होगा या फोर्स सेम होगा?
सीरीज कनेक्शन में फोर्स सेम होता है, इंटरनल फोर्स स्प्रिंग का, ये तुमने पढ़ा होगा ना एलओएम में। और पैरेलल कनेक्शन में एक्सटेंशन सेम होता है, डेल्टा एल इज सेम। तो इस केस में दोनों रॉड्स के लिए डेल्टा एल सेम होगा ना, एक्सटेंशन। अगर रॉड को मैं डेल्टा एल से एक्सटेंड करता हूँ तो दोनों के लिए एक्सटेंशन सेम होगा। और दोनों में मुझे स्ट्रेसेस फाइंड करना। अगर मान लो मैंने इसको एक्सटर्नली एफ फोर्स अप्लाई किया और एफ फोर्स अप्लाई करने पर इसका एक्सटेंशन डेल्टा एल हो रहा है, राइट। तो दोनों के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे, अगर मैं अंदर वाले सिलेंडर को मटेरियल 1 मान लूं और बाहर वाले को मटेरियल 2, तो लेट से अंदर वाले सिलेंडर के अंदर सिग्मा 1 स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है और बाहर वाले में सिग्मा 2, ये दोनों को स्ट्रेसेस मान लेते हैं। तो अंदर वाले के लिए जो इंटरनल फोर्स होगा F1 वो सिग्मा 1 टाइम्स A1 होगा, और बाहर वाले सिलेंडर में जो इंटरनल फोर्स जनरेट होगा वो सिग्मा 2 टाइम्स A2 होगा। और ये दोनों इंटरनल फोर्स मिलके किसको बैलेंस कर रहे होंगे? ये दोनों इंटरनल फोर्स मिलके एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे, राइट। दिस इज इक्वेशन 1। Yes, sir. यहाँ पे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अननोन स्ट्रेसेस जो मुझे फाइंड करना है। तो दो वेरिएबल्स को निकालने के लिए इक्वेशन भी दो लगेगा। पहला तो मैंने निकाल लिया। एक और इक्वेशन क्या यूज कर सकते हैं? हमें पता है कि दोनों के लिए डेल्टा एल सेम है, एंड डेल्टा एल का फॉर्मूला याद है तुम्हें? इंटरनल फोर्स इंटू एल अपॉन ए वाई, है ना, ये डेल्टा एल होता था। तो पहले वाले के लिए इंटरनल फोर्स F1 मान रहे, एल दोनों के लिए सेम है, अपॉन A1 Y1, ये पहले वाले का डेल्टा एल होगा। एंड दूसरे वाले के लिए F2 एल अपॉन A2 Y2, तो एल कैंसिल हो गया। एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, F1 F2 को तुम सिग्मा 1 A1 और सिग्मा 2 A2 लिख सकते हो यहाँ पे। तो तुम्हें दिख रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 में एक और इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन और दो अननोन्स। सॉल्व हो जाएगा अभी? यस और नो बताओ? Yes, कुछ sir. कंफ्यूजन है किसी को भी? तो इसको भी होमवर्क की तरह ले लो, ट्राई टू सॉल्व दिस एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। इसके लिए भी एक पेज छोड़ दो और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ये रिजल्ट्स निकाल देना। इसको भी कुछ रटने की जरूरत नहीं, खाली कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। अच्छा, शेयर मॉड्यूलस ये अपन ने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, राइट। अगर एक्सटर्नल फोर्स तुम सरफेस के पैरेलल अप्लाई कर रहे हो तो इंटरनल फोर्स भी उसके पैरेलल ही जनरेट हो जाएगा, ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स। एंड दैट इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया वाज शेयर स्ट्रेस। वैसे ही शेयर स्ट्रेन को अपन ने थीटा डिफाइन किया था। तो शेयर मॉड्यूलस क्या होगा? शेयर मॉड्यूलस मतलब शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, F by A अपॉन थीटा, राइट। सिमिलरली बल्स मॉड्यूलस, ये आखिरी पार्ट अपन ने पढ़ा था, राइट, लास्ट टाइम। बल्स मॉड्यूलस मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस किसको बोला था अपन ने? जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, चेंज इन प्रेशर। एंड वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा V बाई V। और साथ में यहाँ पे जो माइनस साइन आ रहा है, ये माइनस साइन बल्स मॉड्यूलस को पॉजिटिव बना रहा है कि नेगेटिव बना रहा है? Positive. पॉजिटिव बना रहा है, क्योंकि Positive. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, ये वाला जो टर्म है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, ये टर्म खुद नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि अगर डेल्टा पी पॉजिटिव है, मतलब प्रेशर अगर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम हो रहा होगा, तो डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर डेल्टा पी नेगेटिव है, प्रेशर अगर कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इज नेगेटिव। तो बाहर एक और नेगेटिव साइन इस पूरे बल्स मॉड्यूलस को पॉजिटिव बना देगा। ये सारे जो मॉड्यूलस होते हैं ना, यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस एंड बल्स मॉड्यूलस, ये सारे मटेरियल प्रॉपर्टीज है, कैसे टाइप का मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा, और सब पॉजिटिव होने चाहिए, राइट। और अगर मान लो बहुत ही स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, तो बल्स मॉड्यूलस को अपन माइनस वी टाइम्स डीपी बाई डीवी लिख सकते हैं। यहाँ तक कुछ भी डाउट है किसी को भी? No. ओके, देखो मुझे बताओ बल्स मॉड्यूलस की वैल्यू ज्यादा कब होगी? बल्स मॉड्यूलस इज हाई, ये क्या इंप्लाई करता है? फॉर गिवन डेल्टा पी, अगर मान लो मैं प्रेशर को बढ़ा दूं, फॉर डेल्टा पी इक्वल्स टू गिवन, अगर बल्स मॉड्यूलस बहुत ही हाई है तो डेल्टा वी कैसा होगा? इक्वेशन देख के बताओ। Low. लो होगा ना।
मतलब अगर कोई मटेरियल का बल्क मॉड्यूलस बहुत ही हाई है तो उस मटेरियल को कंप्रेस करना आसान होगा या डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ये समझ में आ रहा है? ये दिखाई दे रहा है तुम्हें इक्वेशन से? डिफिकल्ट टू कंप्रेस। अगर यहाँ पे डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम कम होगा तभी तो बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा ना, एंड चेंज इन वॉल्यूम का कम होना मतलब वो इजीली कंप्रेस नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स वो मटेरियल स्ट्रांग होगा या वीक होगा? It will be a strong material. So high Bull's modulus is a sign of strong material, which is difficult to compress, right? तो यहाँ पे मैं एक और टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, which is called as compressibility. इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। compressibility, मुझे बताओ ये क्वांटिटी क्या डिफाइन करना चाहिए, कितना इजीली वो कंप्रेस हो पा रहा है, राइट? एंड वो इनवर्स ऑफ बल्स मॉड्यूलस होगा, क्योंकि बल्स मॉड्यूलस का ज्यादा होना मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी का कम होना, डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ये लॉजिक समझ में आया इसके फॉर्मूले का? हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी Yes, को sir. 1 अपॉन बी क्यों डिफाइन कर रहे हैं? तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो। सर हाँ बताओ। Hello, sir. सर वो डिफिकल्ट टू कॉम्प्रेस नहीं समझा। हाँ देख, मैं देखो बता रहा हूँ एग्जांपल, ध्यान से देखना है। मान ले एक बॉल है तेरे पास, एक स्फेरिकल बॉल है, किसी मटेरियल का बना हुआ है ना, और इसको मैं एक हाई प्रेशर एरिया में ले गया, मैंने प्रेशर डेल्टा पी से बढ़ा दिया, तो ये प्रेशर इसको अंदर की तरफ पुश करके कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, यस है ना? और कंप्रेस होके इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये ऐसे अंदर कंप्रेस हो जाएगा। और मान ले इसका वॉल्यूम डेल्टा वी से अगर कम हुआ तो डेल्टा वी अपॉन वी इज द वॉल्यूम स्ट्रेन। देखो कभी भी तुम कोई फॉर्मूला अगर भूल जाओ ना तो एकदम बेसिक से जाओ। डेल्टा वी अपॉन वी इज द वॉल्यूम स्ट्रेन एंड डेल्टा पी इज व्हाट? वॉल्यूम स्ट्रेस, है ना? एंड बल्स मॉड्यूलस को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विद अ माइनस साइन, तो माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी टाइम्स वी। तो यहाँ से डेल्टा वी कितना आ जाएगा? डेल्टा वी जो है वो माइनस डेल्टा पी इंटू वी अपॉन बल्स मॉड्यूलस। दिख रहा है ये, है ना? अभी अगर मान लो बल्स मॉड्यूलस ज्यादा हो गया तो डेल्टा वी कम हो जाएगा। डेल्टा वी का कम होना मतलब डिफिकल्ट टू कंप्रेस होगा ना, इसको कंप्रेस करना इतना आसान नहीं होगा। समझ में आ रहा है अभी ये लॉजिक? और वही अगर बल्स मॉड्यूलस कम हो गया तो और इजीली कंप्रेस हो जाएगा, वो वीक मटेरियल होगा, है ना? इसी लॉजिक से अपन एक और टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसको अपन कॉम्प्रेसिबिलिटी बोल रहे हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होगा? 1 अपॉन बल्स मॉड्यूलस, बल्स मॉड्यूलस का इनवर्स। ये लॉजिक समझ में आया? इसको मैं 1 अपॉन बी क्यों डिफाइन कर रहा हूँ? क्योंकि बल्स मॉड्यूलस अगर ज्यादा होगा तो कंप्रेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और अगर बल्स मॉड्यूलस कम होगा तो कंप्रेस करना आसान हो जाएगा ना। दैट मीन्स इफ बी इज लेस के विल बी मोर, इसीलिए के को अपन ने सिंपली 1 अपॉन बी डिफाइन कर दिया। और 1 अपॉन बी मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा पी, इसका उल्टा। समझ में आया अभी यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, सो देखो एक्चुअली ऊपर जो भी लिखा है वो मैंने नीचे ही समराइज कर दिया, तो तुम ये वाला पार्ट ही नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको लिख लो। और साथ में यूनिट्स का भी ध्यान रखना। मुझे बताओ सारे मॉड्यूलस के यूनिट्स क्या होते थे? बल्स मॉड्यूलस, यंग्स Newton per मॉड्यूलस, meter न्यूटन पर square. मीटर स्क्वायर। Newton per meter square. न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर एंड इवन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का यूनिट्स क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। इसका इनवर्स। ओके सर 1 मिनट ऊपर वाला दिखा दोगे? हाँ देख लो। ओके डन सर।
लिख के हो गया सबका ये? Yes, sir. Done. ओके, देखो अभी बल्स मॉडल्स के बारे में और कुछ चीजें जान लेते हैं। अपन ने 3 टाइप के मॉड्यूलस डिफाइन किए थे, यंग्स मॉड्यूलस, बल्स मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सॉलिड्स के लिए अपन ये तीनों यूज कर सकते हैं, मगर लिक्विड्स और गैसेस के लिए हम लोग सिर्फ बल्स मॉड्यूलस यूज करेंगे, है ना? क्योंकि गैस और लिक्विड्स उसमें शेयर या फिर लॉन्जिट्यूडनल डिफाइन करना सही नहीं होगा। और फॉर्मूला क्या होगा बल्स मॉड्यूलस का? सेम, बल्स मॉड्यूलस इज माइनस dp अपॉन dv अपॉन v, या फिर जो अपन ने पहले लिखा था माइनस v टाइम्स dp अपॉन dv, राइट? तो इसके फॉर्मूला में हम लोग एक्चुअल प्रेशर से डील कर रहे हैं कि फिर एक्स्ट्रा प्रेशर से? बल्स मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है ऊपर, जो वॉल्यूम स्ट्रेस की अपन बात करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर, राइट? नॉट दी टोटल प्रेशर। गैसेस के केस में अगर मान लो कोई गैस ये वाला इक्वेशन फॉलो कर रहा है, पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो कैसा प्रोसेस होगा ये? पी वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट मतलब कैसा प्रोसेस? याद है? हीट एंड थर्मल Diabetic. एडियाबैटिक। और अगर गामा की बजाय मैं कोई भी रैंडम एक्स डाल दूं तो इसको अपन कैसा प्रोसेस बोलते हैं? Polytropic. पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक में तो सारे केसेस आ गए ना। तो मान लो कोई गैस पी वी टू द पावर एक्स ये प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं, d ऑफ पी वी टू द पावर एक्स विल बी 0, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, p टाइम्स d ऑफ v टू द पावर x प्लस v टू द पावर x टाइम्स d ऑफ p इक्वल्स टू 0, एंड d ऑफ v टू द पावर x ये x टाइम्स v टू द पावर x माइनस 1 टाइम्स dv होगा। ये स्टेप समझ में आया? जैसे d ऑफ Yes. x स्क्वायर, d ऑफ x स्क्वायर को अपन 2x टाइम्स d ऑफ x लिख सकते, वैसे ही d ऑफ v टू द पावर x विल बी x टाइम्स v टू द पावर x into d of v, एंड सेकेंड टर्म को RHS में ले जाओ, ये आ जाएगा। तो dp बाई dv कितना आ रहा है यहाँ से? dp बाई dv को अगर मैं क्लब कर दूंगा तो ये माइनस x टाइम्स p बाई v आ जाएगा। सबको याद है एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप माइनस गामा टाइम्स p बाई v होता था, Yes, sir. और यहाँ पे गामा के बजाय x से रिप्लेस कर देंगे, तो स्लोप जो है dp बाई dv, इसी को अपन स्लोप बोलेंगे, वो माइनस x टाइम्स p बाई v आ जाएगा। और dp बाई dv को अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो बल्स मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? माइनस v को एज इट इज लिख दो, एंड dp बाई dv मतलब माइनस x टाइम्स p बाई v, तो v कैंसिल हो जाएगा, एंड बल्स मॉड्यूलस की वैल्यू सिंपली x टाइम्स p हो जाएगी, है ना? तो किसी भी प्रोसेस के लिए अपन बल्स मॉड्यूलस को x टाइम्स p बोल सकते हैं, वेयर p v टू द पावर x इज अ कांस्टेंट। तो अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ तो x को गामा से रिप्लेस कर देंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो x 1 बन जाएगा, राइट? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर x 1 बन गया तो बल्स मॉड्यूलस विल बी सिंपली 1 टाइम्स p। एडियाबैटिक के लिए क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बल्स मॉड्यूलस गामा टाइम्स p बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो इन जनरल अपन बोल सकते हैं किसी भी प्रोसेस के लिए बल्स मॉड्यूलस प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही ज्यादा बल्स मॉड्यूलस। एनी डाउट्स? सर वो मुझे थर्ड स्टेप नहीं समझा। कौन सा? जो मैंने लिखा है इधर, ये वाला? उसके नीचे सर। उसके नीचे ये वाला स्टेप देख, यहाँ पे मैं d ऑफ v टू द पावर x को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। ये जो था d ऑफ v टू द पावर x, इसको मैं x टाइम्स v टू द पावर x माइनस 1 लिख सकता हूँ टाइम्स dv। जिस तरीके से अपन d ऑफ x स्क्वायर को 2 टाइम्स x dx लिखते, वैसे ही d ऑफ v टू द पावर x को मैं x टाइम्स v टू द पावर x माइनस 1 टाइम्स dv लिख सकता हूँ। ओके ओके सर, ओके। लिख लो इसको भी।
मैंने जो लिखा हाथ से लिखा हुआ है खाली तुम वो चीजें नोट डाउन कर सकते हो। बल्स मॉड्यूलस का पहले ये फॉर्मूला लिख लो, फिर कोई भी एक जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस डिफाइन कर दो और उसके लिए डीपी बाई डीवी फाइंड कर लो, एंड डीपी बाई डीवी को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो ये बल्स मॉड्यूलस का अपन को जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिल जाएगा। बल्स मॉड्यूलस इक्वल्स टू x टाइम्स p। फिर उसमें तुम स्पेशल केसेस नोट डाउन कर सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ तो वो खाली p बन जाएगा और एडियाबैटिक के लिए गामा टाइम्स p। अच्छा, यहाँ पे जो P आ रहा है वो एक्स्ट्रा प्रेशर है कि एक्चुअल प्रेशर है? ये वाला P बल्स मॉड्यूलस के फॉर्मूले में, दिस इज द एक्चुअल प्रेशर नॉट द एक्स्ट्रा प्रेशर, राइट? Done, sir. डन, ओके। Sir, wait 1 minute. Done, sir. ओके, देखो अभी यहाँ पे एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास दो कंटेनर्स है A एंड B और दोनों में गैस को फिल किया हुआ, बट A में जो प्रेशर है वो B से ज्यादा है, P1 इज मोर देन P2। ये प्रेशर P1 P2 से बड़ा है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसका बल्स मॉड्यूलस ज्यादा होना चाहिए? बल्स मॉड्यूलस तो प्रेशर के प्रोपोर्शनल लिखा था ना अपन ने किसी भी प्रोसेस के लिए, P1 has तो A का बल्स मॉड्यूलस ज्यादा होना चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और इसको लॉजिकली कैसे समझेंगे? जिस भी गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, जिस भी गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उसको कंप्रेस करना आसान होगा या कम वाले प्रेशर वाले गैस को कंप्रेस करना आसान होगा? क्या लगता है, हाई प्रेशर वाले को कंप्रेस करना आसान होगा या कम प्रेशर वाले को? compression. Compression. और यहाँ कम प्रेशर में अगर कंप्रेस करना आसान है, कंप्रेशन इज रिलेटिवली इजियर, तो उसका बल्स मॉड्यूलस कम होना चाहिए ना? Yes, समझा ये sir. लॉजिक? sir. दैट्स व्हाई वी से दैट B2 इज लेस देन B1। समझ में आया ये लॉजिक? कुछ डाउट है किसी को? बताओ। कंपैरिजन से अपन 1 का बल्स मॉड्यूलस ज्यादा देख पा रहे हैं ना इधर लॉजिकली। एंड एक और चीज देखो इधर, जब किसी गैस पे अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, और उसका डेंसिटी कितने से चेंज होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? गैस या फिर लिक्विड के लिए भी अपन सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो डेंसिटी में चेंज अगर निकालना है
तो डेंसिटी को अपन मास अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे। क्या मास में कोई भी चेंज आएगा कंप्रेस करने पर? No, sir. मास No, तो sir. सेम ही रहने वाला है। दैट मींस डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? सो न्यू डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, इसको मैं ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन न्यू वॉल्यूम लिख सकता हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन की वजह से, एंड ये v अपॉन v प्लस dv बन जाएगा, राइट? तो जो नया डेंसिटी है उसको अपन सिंपली पुराना डेंसिटी इनटू v अपॉन v प्लस dv लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं सबको? Yes, sir. लिख लो इसको। डन सर। ओके, सबका हो गया लिख के? Yes, sir. डन सर। ओके, अभी एक और नया टर्म, पॉइजन्स रेशियो। देखो ये डायग्राम को देखो सब लोग। मान लो एक सिलिंड्रिकल रॉड है जिसका डायमीटर d है और लेंथ l है। इस रॉड को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा, मान लो इसका लेंथ में अगर डेल्टा एल से बढ़ा दूं, तो सब लोग ये विजुअलाइज कर पा रहे हो, इसका जो डायमीटर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये रॉड थोड़ा सा और इसका थिकनेस कम हो जाएगा क्योंकि उसका लेंथ बढ़ रहा है ना? तो पॉइजन्स रेशियो को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन करने से पहले लैटरल स्ट्रेन को डिफाइन करेंगे। लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर, डेल्टा डी अपॉन डी। एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन तो हमें ऑलरेडी पता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे मुझे बताओ, अगर लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो लैटरल स्ट्रेन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अगर डेल्टा एल पॉजिटिव है मतलब लेंथ अगर बढ़ रहा है तो डायमीटर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। डायमीटर कम होगा। तो इसका मतलब लैटरल स्ट्रेन और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, इनके साइंस हमेशा ऑपोजिट होंगे। पॉइजन्स रेशियो को अपन डिफाइन करेंगे एज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। और पॉइजन्स रेशियो को भी अपन पॉजिटिव रखेंगे। पॉइजन्स रेशियो कैन नॉट बी नेगेटिव, इट्स अ मटेरियल प्रॉपर्टी। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव साइन यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना? तो क्या बन जाएगा ये? माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। इस तरीके से अपन पॉइजन्स रेशियो को डिफाइन करेंगे। एंड माइनस साइन इज
applied so that sigma comes out to be positive. और जनरली पॉइजन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे दिया हुआ है. मेटल्स के लिए इसका जो रेंज है वो 0.25 से 0.35 एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, और कॉर्क जैसे मटेरियल के लिए ये लगभग 0 होता है. मतलब उसमें कोई भी लेटरल एक्सपेंशन नहीं होगा. पॉइजन रेशियो का 0 होना मतलब डायमीटर में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल होगा. ओके, लिख लो इसको. Sir, 1 minute last page. हाँ, डन. Yes. ये हो गया लिख के. 1 minute, sir. अच्छा ठीक है. Done, sir. ओके. अच्छा, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. किसी भी स्प्रिंग को अगर अपन एक्सटेंड करते, मान लो मैं इसको एक्स अमाउंट से एक्सटेंड कर दूं और स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर. ये सबने पढ़ा है ना. सिमिलरली अगर मान लो तुम किसी रॉड को एक्सटेंड कर रहे हो, मान लो ये इलास्टिक रॉड है और इसमें भी अगर डेल्टा एल का एक्सटेंशन आ रहा है, तो रॉड को भी अपन एक स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं. इलास्टिक रॉड के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? AY/L, राइट. हाँ, sir. तो रॉड के केस में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको भी अपन हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर लिख सकते हैं. के मतलब AY/L टाइम्स डेल्टा एल का स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द रॉड. और इस फॉर्मूला को थोड़ा अपन मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. हाफ AY/L टाइम्स डेल्टा एल का स्क्वायर. अगर मान लो मुझे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम निकालना होता रॉड के लिए या किसी भी वायर के लिए, तो इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे. इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम्स लेंथ.
ये इसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के, मतलब ए वाई बाई एल टाइम्स एक्सटेंशन का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम अपॉन ए एल। तो एरिया वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और नीचे एल स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना आ रहा है ये? हाफ डेल्टा एल बाई एल टाइम्स डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल 2 बार आ रहा है, राइट, और एक यंग्स मॉड्यूलस भी रहेगा। व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल? डेल्टा एल बाई एल इज स्ट्रेन, longitudinal strain. longitudinal strain, and Young's modulus times strain is stress. Young's modulus times strain is stress, right? तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये किसके इक्वल आ रहा है? हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस। एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक और टर्म क्या होता है, क्या नाम से इसको अपन लिख सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी। किसी भी वायर में एक्सटेंशन की वजह से जो एनर्जी डेंसिटी होगी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल यू मतलब टोटल एनर्जी एंड स्मॉल यू मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, वो हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस के इक्वल होगी। समझ में आया यहाँ तक सबको? देखो स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में अपन सारा थियोरी, सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इन सबको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है उसकी अपन प्रैक्टिस करेंगे बाद में। कुछ डाउट है तो पूछ लेना, अदरवाइज ये सब नोट कर लो। और देखो यहाँ पे साथ में मैंने इक्वेशन नंबर भी लिखा हुआ है, मतलब अभी तक अपन ने 16 फॉर्मूलेस देख ली, तो ये सब अच्छे से रिवाइज कर लेना। Done, sir. सबका हो गया लिख के? ओके, सर 1 मिनट। और 1 मिनट ले लो, समराइज कर दो ये सारी चीजें। और एनर्जी डेंसिटी का अपन ने ये फॉर्मूला देखा था, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और हमें ये भी पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस होता है, तो स्ट्रेस को अपन यंग्स मॉड्यूलस टाइम स्ट्रेन लिख सकते हैं। तो इसको मैनिपुलेट करने पर इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या होगा? स्ट्रेस को y इंटू स्ट्रेन लिख दो, तो ये हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा,
या फिर स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन वाई लिख दो। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में स्ट्रेन को स्ट्रेस अपॉन वाई लिखता हूँ तो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y, राइट। तो एनर्जी डेंसिटी की ये अलग अलग फॉर्मेट्स, सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, खाली एक याद रखो, तो बाकी तो तुम खुद से डिराइव कर सकते हो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के ये वाले फॉर्मूले से, है ना। तो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है, और एनर्जी डेंसिटी से टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे? एनर्जी डेंसिटी इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल एनर्जी को मैं एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम लिख सकता हूँ, है ना। दिस इज टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ये एनर्जी डेंसिटी। बट ये फॉर्मूला कब यूज कर पाएंगे? जब एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट हो या वेरिएबल। ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब u कांस्टेंट हो, राइट। और अगर u वेरिएबल हुआ तो अपन इंटीग्रेशन यूज करेंगे। उस केस में अपन टोटल एनर्जी को एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम, इसका इंटीग्रेशन, और u को सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y लिख सकते, राइट। एनर्जी डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y टाइम्स dv स्मॉल वॉल्यूम, इसका इंटीग्रेशन अपन को टोटल एनर्जी दे देगा। अच्छा, u कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर वेरिएबल है हर पॉइंट पे, तो एनर्जी डेंसिटी भी वेरिएबल हो जाएगा, राइट। और अगर स्ट्रेस या स्ट्रेन कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पे, तो एनर्जी डेंसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विदाउट इंटीग्रेशन, और वेरिएबल हुआ तो ये वाला। और एक और चीज ऑब्जर्व करो यहाँ पे, द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स अस एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी डेंसिटी। तो अगर तुम्हें कोई भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस ऑन दी वाई एक्सिस, स्ट्रेन ऑन दी एक्स एक्सिस, मान लो ये कोई भी रैंडम शेप का है, तो इसके अंडर का जो एरिया है ये हमें एनर्जी डेंसिटी दे देगा। ओके, एनी डाउट्स? सेकेंड वाला पॉइंट अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाला पॉइंट जो मैंने राइट में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। देख लो इसको। सर हाँ बताओ।
सर वो जो ग्राफ वो एनर्जी डेंसिटी कैसे देगा? इसका डेरिवेशन मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, खाली कॉन्सेप्ट याद रखो। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये थियोरी है एक ऐसी। स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ का जो एरिया है वो एनर्जी डेंसिटी दे देगा। इसको एक एग्जांपल में मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा दूंगा आगे, जब अपन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखेंगे इलास्टिक मटेरियल्स के लिए। अच्छा मुझे बताओ, इलास्टिक मटेरियल्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कैसा होगा? हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है ना, यस सर। तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यस सर। और इस ग्राफ के अंडर का जो एरिया है, ट्रायंगल का एरिया मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और अपन ने प्रूव किया था यही एनर्जी डेंसिटी होता है। यस सर। तो इस केस में हमें एरिया एनर्जी डेंसिटी दे रहा है, राइट? तो उसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हर एक केस में एरिया हमें एनर्जी डेंसिटी देगा, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ का। ठीक है, ये लिख के हो जाए तो बता देना मुझे। Done, sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। किसी भी इलास्टिक वायर का जब मैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाता हूँ ना, तो अपन को ग्राफ ऐसा कुछ दिखाई देगा। वाई एक्सिस पे अपन स्ट्रेस प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन। तो इनिशियली तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। स्ट्रेट लाइन का फॉलो करना मतलब कौन सा लॉ ओबे कर रहा है? ओ से लेके पी तक, हुक लॉ। सो ओ से लेके पी तक इट इज ओबेइंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो वो फॉलो हो रहा है, राइट? तो पॉइंट पी को अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्यों बोल रहे हैं इसको अपन? क्योंकि पॉइंट पी के बियॉन्ड, क्या पॉइंट पी के बियॉन्ड ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? क्या स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा पॉइंट पी के बियॉन्ड? No, sir. नहीं, उसके बाद तो कर्व आ गया, इसलिए पॉइंट पी तक ही ये प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो हो रहा है। दैट्स व्हाई वी से दैट पॉइंट पी इज कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अच्छा, यहाँ पे एक और स्पेशल पॉइंट है, पॉइंट ई। ई की स्पेशलिटी क्या होगी? पॉइंट ई तक वो इलास्टिसिटी फॉलो कर रहा होगा। पॉइंट ई तक इलास्टिसिटी फॉलो करना मतलब अगर मैं एक्सटर्नल लोड को हटा दूं तो क्या वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा या उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएंगे? इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? Original shape regain करेगा. करेक्ट। तो ओ से ई तक इलास्टिसिटी इज ऑब्जर्व, मतलब ओ से लेके ई तक अगर तुम लोड हटा रहे हो तो वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, रिटर्न्स टू ओरिजिनल शेप। तो ई को अपन इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, क्योंकि ई के बियॉन्ड इलास्टिसिटी भी ऑब्जर्व नहीं होगी। ई के बियॉन्ड अगर मैं उसको और स्ट्रेच करूंगा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएंगे। समझ में आया ई का मतलब? दिस इज O to E रीजन। फिर अगला पॉइंट देखो, पॉइंट Y। Y को अपन नाम देते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब वहां पे ग्राफ का स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो गया और उसके बाद मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन है वो और ज्यादा चालू हो जाएगा। जीरो स्ट्रेस, कांस्टेंट स्ट्रेस में भी मटेरियल डिफॉर्म होना शुरू कर जाएगा। तुम देख पा रहे हो इस वाले रीजन में ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब कांस्टेंट स्ट्रेस में भी स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है, तो वो एक विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, खुद से ही वो डिफॉर्मेशन करना शुरू कर देगा, राइट? और उसके बियॉन्ड अगर अपन और आगे जाए
तो और आगे जाने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट। ये वाले पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है, ये ग्राफ का पीक है। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट। यहाँ पे स्ट्रेस तुम्हें दिखाई दे रहा है मैक्सिमम। तो बेसिकली अपन जिस भी मटेरियल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो मटेरियल मैक्सिमम इतना ही स्ट्रेस ले पाएगा क्या, इससे ज्यादा स्ट्रेस ले पाएगा वो नहीं। नो सर। वो सबसे मैक्सिमम वाला पॉइंट। तो इसको अपन यूटीएस बोलते हैं। यूटीएस मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। मटेरियल का जो स्ट्रेंथ होगा वो उतना ही होगा, उससे ज्यादा वो बेयर नहीं कर पाएगा। एंड फाइनली थोड़ा और आगे जाने पर वो पॉइंट एफ पे फ्रैक्चर हो जाएगा। एफ मतलब फ्रैक्चर पॉइंट, मतलब मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया ये ग्राफ का मतलब। ये ग्राफ में ये सारे अलग अलग जो पार्ट्स है वो तुम्हें पता होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, वहां पे हुक्स लॉ ओबे होगा। इलास्टिक लिमिट, मटेरियल वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। यील्ड पॉइंट मतलब जहाँ पे वो विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। कांस्टेंट स्ट्रेस में वो और ज्यादा डिफॉर्मेशन होना शुरू कर देगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट। एंड फाइनली फ्रैक्चर पॉइंट या फिर ब्रेकिंग पॉइंट, जहाँ पे वो ब्रेक कर जाएगा। ओके, लिख लो इसको। सर हाँ बताओ। तो ई इलास्टिक लिमिट क्यों है? ये सारे ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चीजें। ऑब्जर्वेशन से देखा गया होगा कि जब तक मैं मटेरियल को ई तक लेके आ रहा हूँ, ई तक मैं जब इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं डिफॉर्मिंग फोर्सेस को विड्रॉ कर रहा हूँ, तो मटेरियल वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है। अगर मान ले अगर मैं मटेरियल को ई के बियॉन्ड स्ट्रेच करूँ और उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्सेस को निकाल दूँ, तो क्या उस केस में वो अपने ओरिजिनल शेप में आएगा या कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएंगे परमानेंटली? सर मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है ना? सारा एक्सपेरिमेंटल है ये। इसको ओके सर। ये इंजीनियरिंग लेवल पे तुम खुद भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है, उसमें तुम किसी भी मटेरियल के रॉड को फिट कर सकते हो और वो मशीन अपने आप से उसमें थोड़ा थोड़ा लोड बढ़ाते जाएगा और उसका एक्सटेंशन मेजर करते जाएगा। और वो ग्राफ भी आजकल वो खुद ही प्लॉट कर लेता है। आजकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई, तो किसी भी मटेरियल का वो ग्राफ हमें प्लॉट करके दे देता है वो इस तरीके से। तो दिस इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल, ये जो भी ग्राफ यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। ओके सर।
हो गया लिख के? Yes, sir. ओके, देखो ये कुछ और थियोरेटिकल चीजें है, इसको तुम बाद में लिख लेना, खाली इसका मतलब समझ लो। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मतलब, अगर मान लो मैंने किसी मटेरियल, किसी वायर के नीचे लोड लगाया, कुछ लोड लगाया तो क्या होगा, ये नीचे स्ट्रेच हो जाएगा ना, एक्सटेंड कर जाएगा डेल्टा एल से। और उसके बाद जब मैं लोड को रिमूव कर दूंगा, तो लोड को रिमूव करने के बाद क्या होगा, अगर इलास्टिक वायर है तो क्या होना चाहिए, वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाना चाहिए। Yes, sir. बट अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इट टेक्स टाइम टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप, राइट। और इसी डिले को, द डिले इन रिटर्निंग टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन बाय एन इलास्टिक मटेरियल आफ्टर रिमूविंग ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे क्वार्ट्ज फाइबर एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज, इनके लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब वो तुरंत ही अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसे मटेरियल को अपन इंस्ट्रूमेंट्स में यूज कर सकते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे 12th में। गैल्वेनोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर्स, ये कैसे डिजाइन किया जाता है, तो इसमें अपन ये मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं जिसमें कोई भी डिले नहीं होता, राइट। एंड कुछ मटेरियल्स जैसे कि ग्लास, इनका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत ही लार्ज होता है, मतलब उनको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा वापस आने में, है ना, डिले बहुत ही ज्यादा होगा। देन व्हाट इज इलास्टिक फैटिग? The loss of strength of the material due to repeated loading and unloading cycle on the material is called elastic fatigue. अगर मान लो इस वायर पे मैं कंटिन्यूसली लोड लगाऊं और लोड निकालूं, ये प्रोसेस अगर मैं बहुत बार करूंगा, तो ऑब्वियसली वायर का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। तो इसी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को अपन बोलते हैं इलास्टिक फैटिग, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस लोडिंग एंड अनलोडिंग। समझ में आया ये सबको? इसको सर बाद में नोट डाउन कर लेना। यस बताओ। सर लोड लगाने के बाद जब निकाल दिया तब थोड़ा ओरिजिनल शेप तो अटेंड नहीं करेगा ना, थोड़ा रह जाएगा एक एक्सटेंशन। नहीं, अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल हुआ, इलास्टिसिटी का मतलब ही ये होता है ना, ओरिजिनल शेप अटेन कर लेगा। ये ग्राफ में देखो, अगर पॉइंट पी के बियॉन्ड जाएगा तब रह जाएगा ना, सॉरी पॉइंट ई के बियॉन्ड, अप टू पॉइंट ई तो इलास्टिसिटी ऑब्जर्व कर रहा है ना ये, मतलब पॉइंट ई तक पहुंचेगा तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अगर तुम लोड इतना ज्यादा लगा रहे हो कि वो ई के भी बियॉन्ड चला गया, ई के भी आगे निकल गया, तो फिर उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा, ठीक है। और सवाल में अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है और इलास्टिक वायर की बात की जा रही है, तो अपन कौन सा रीजन अज्यूम करेंगे, अपन ओ से पी तक का ही अज्यूम करेंगे, जहाँ पे हुक्स लॉ भी एप्लीकेबल होगा, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट और इलास्टिसिटी भी एप्लीकेबल होगा, ओके। यस सर। फिर इसका आखिरी पार्ट देखो, हिस्टेरिसिस लूप। यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया हुआ है। इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द रीजन ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन लाइज ऑन द राइट ऑफ इलास्टिक लिमिट। देखो ये जो इलास्टिक लिमिट यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, इसके बियॉन्ड अगर मान लो मैं ग्राफ को ए तक ले जाऊं, मैं देखो अभी जो ग्रीन कलर में मार्क कर रहा हूँ, इसमें मैं मटेरियल को ए तक लेके जा रहा हूँ। ए तक लेके जाना मतलब क्या वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ पाएगा? No, sir. नो सर। सो जो मैंने ग्रीन में मार्क किया हुआ है दैट इज लोडिंग ग्राफ, उस पर मैंने लोड धीरे धीरे बढ़ाया, और उसके बाद जब मैं लोड हटा दूंगा तो ग्राफ वापस ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा, मगर वो पूरा नहीं आ पाएगा। तो ग्राफ ए डैश तक ही पहुंच पाया अनलोडिंग करने पर। उसने स्टार्ट किया था ओ से, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, इतना उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गया, है ना, लोड हटाने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाया। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिक स्ट्रेन और परमानेंट डिफॉर्मेशन। और ये जो साइकिल है, इस साइकिल का जो एरिया होगा, दिस एरिया इज बेसिकली द एनर्जी लॉस्ट। ये जो एरिया है इसको अपन एनर्जी लॉस्ट बोल सकते हैं। क्यों अपन इसको एनर्जी लॉस्ट बोल रहे हैं? क्योंकि अगर तुम ग्रीन वाला साइकिल देखोगे, ये जो ग्रीन वाला साइकिल है, इसके अंडर का जो एरिया है, ये हमें पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी देगा, याद है?
U की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए ना। हाँ पर यूनिट वॉल्यूम होगा एक्चुअली, सही बोल रहे हो। और जब वो वापस रिटर्न आएगा तो इसके नीचे का जो एरिया है वो तो यही रहेगा, तो जो बैलेंस एरिया है वो तो खाली ये वाला बच गया ना। दिस एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, ये सही बोला तुमने, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, और अगर मान लो परफेक्टली इलास्टिक होता तो क्या उस केस में कोई भी एनर्जी लॉस होता? वहां पे तो कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन रहता ही नहीं, और जिस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो एक्सपांड करेगा उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग वो रिटर्न भी आ जाएगा अनलोडिंग करने पर। तो देयर इज नो एनर्जी लॉस्ट फॉर इलास्टिक रीजन। और अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो इलास्टिक रीजन को अपन कंजर्वेटिव फोर्सेस से ऑपरेट हुआ मान सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझते हो ना? कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जब वो पूरे साइकिल में घूम के आ रहा है तो उसमें एनर्जी लॉस 0 होना चाहिए। तो इलास्टिक लिमिट वाले साइकिल को अपन कंजर्वेटिव फोर्स मान सकते हैं। लेकिन अगर वो इलास्टिक से बाहर चला गया तो फिर रिटर्न आने पर कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, तो इसके साथ ही अपना इलास्टिसिटी का थियोरी पूरा हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन खाली प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे इस पे। ठीक है, अपने नोट्स कंप्लीट कर लो, और नोट्स कंप्लीट करते समय भी अगर कुछ डाउट्स तुम्हें आ रहे होंगे तो मार्क करके रखना, उसको अगली बार क्लैरिफाई कर लेना अगले लेक्चर में। और कुछ पूछना है किसी को भी? सर आप नोट्स भेज देंगे अभी? हाँ, मैं ये नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, ओके, चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर। Bye, sir. Bye, sir. Have a great day, sir. बाय बाय, थैंक यू।